मेरा नाम सनम है और मेरी उम्र 20 साल है। आज मैं अपनी बोझल सेहत को संभाल ना पाई तो चक्कर खा कर गिर गई। मेरा भाई मुझे उठाकर अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुन मेरे उसके तो होश ही उड़ गए क्योंकि मैं कंवारी थी। पहली चाहत की समर 13। सनम का सर बहुत तेजी से घूमा और वो वही सड़क किनारे बेहोश होकर गिरी, लेकिन इससे पहले ही किसी ने मजबूत हाथों से उसे थाम लिया था। सनम तुम ठीक हो, आंख खोलो, मेरी तरफ देखो, प्लीज आंख खोलो। असम उसे संभालता हुआ उसका गाल थपथपा कर बोला, क्या हुआ सर? असम का ड्राइवर करीब आकर बोला, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो, इमरजेंसी है। असम ने कहा तो ड्राइवर भागता हुआ गाड़ी के करीब गया और बैक सीट का दरवाजा खोलकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। असम ने सनम को गोद में उठाया और सीधा उसे अपनी कोरोला के बैक सीट में बिठाकर सेंट्रल हॉस्पिटल ले गया, जहां मालूम चला कि सनम एक वीक से प्रेग्नेंट है। असम को जब पता चला तो उसे तो खुश होश ही उड़ गए क्योंकि सनम की तो शादी नहीं हुई थी। सनम को जब ये बात पता चली तो उसका जहन भग से उड़ गया क्योंकि रजा के यहाँ आए हुए मुखस उसे 4 महीने हुए थे और उसके आगे सनम सोच ही नहीं सकी क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये सब रजा की मेहरबानी है जो आज ये सब उसके साथ हो रहा है, और वो दर दर की ठोकरें खा रही थी। रजा सनम के लबों से निकला और उसका बस चलता तो वो वही फूट फूट कर रोने लगती। तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। अरसम ने उसकी यूं नाजुक हालत देखी तो मामले की समझते हुए उसे कोई सवाल न किया। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आपका बहुत शुक्रिया। सनम अपनी चादर ठीक है से ओढ़ते हुए बोली और सोचने लगी कि अरसम क्या सोचता होगा। अरे ऐसे कैसे, हर बार तुम बेहोश हो जाती हो। चलो मैं रजा को इन्फॉर्म कर देता हूँ क्या हालत हो रही है और नहीं। रजा सर को कुछ नहीं बताइएगा, आपको मेरी कसम। सनम अरसम की बात को काट कर दरमियान में ही हाथ उठाकर चीख पड़ी, ओके नहीं बताऊंगा, तुम आराम से बैठो, मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। अरसम उसे बेड के किनारे जोर से पकड़ते देखकर समझ गया उसकी हालत ठीक नहीं है, वो अभी अपने मुकम्मल तौर पर होश में नहीं है। नहीं, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी, मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। सनम हंसकर बोली और आंखों से आंसू पोंछकर बाहर निकलने लगी। जब उसे बहुत ज्यादा नकात सा महसूस हुआ और वो फिर अरसम के बाजू थाम कर सहारा लेने लगी। सॉरी, वो बस ऐसे ही सर चुकराए जा रहा है। सनम माजरत कर अरसम को देखने लगी जो उसे ही खतरनाक नजरों से घूर रहा था। अरसम ने उसको दोनों बाजों से पकड़ा और अपने मुकाबले खड़ा किया और उसकी हरी आंखों में अपनी हरी आंखें डालकर उसीली आवाज में बोला, पूरी बात बताओ और सच सच बताओ, आखिर क्या बात है, वरना मैं अभी और इसी वक्त रजा को कॉल कर तुम्हारे बारे में बता दूंगा। सनम एकदम चौंक गई और खुश होते हुए गले को उतर कर बोली, कोई बात नहीं है, बस कमजोरी सी महसूस हो रही है। सनम बातों का रुख बदल कर बोली, एक जनाटेदार थप्पड़ लगेगा कि सारी होशियारी निकल जाएगी। चुपचाप सब बताओ, आखिर तुम रजा के पास वापस जाना क्यों नहीं चाहती हो, और आखिर तुम भी सड़क पर क्या कर रही थी? क्या रजा ने कुछ किया है, उसने घर से निकाल दिया है? असम के सवाल पर सनम ने सोचा अब वो क्या करे। ऐसी कोई बात नहीं, बस रजा सर ने नहीं, उनके बाबा साहब को जब मेरे बारे में पता चला तो मुझे घर से निकाल दिया और मैं घर जा रही थी। सनम ने अपने सूखे पड़े होंठों पर जुबान फेरा और सोचने लगी अब अरसम से अपनी जान कैसे छुड़वाए। ओ अच्छा, फिर अपने घर क्यों नहीं गई, रास्तों में क्यों भटकती रहती हो? अरसम ने सख्ती से पूछा तो सनम आंखें चुराकर बोली, घर ही जा रही थी, बस वो हल्का सा सर चकरा गया, रात से कुछ खाया नहीं था और मिजाज ठीक नहीं है। सनम जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, आई सी, रजा ने मतलब सही किया ही था कि तुम्हारे बाबा जान को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अरसम कसकर बोला, नहीं, वो बस मैं वापस घर नहीं जाना चाहती और मेरे आगा जान को मेरी बहुत फिक्र रहती है और उन्होंने जो भी आज तक किया है वो मेरे भले के लिए किया है। मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वो जो चाहते हैं मैं वो हरगिज नहीं करूंगी। मेरी अना और मेरी इज्जत नफ्स और खुदी को कुचल कर मैं हरगिज अब रजा के पास नहीं जाऊंगी, और जाऊं भी तो किस मुंह से वापस जाऊं? मैं खुद इन्हें छोड़कर आई थी क्योंकि मुझे मेरे आगा जान पर बहुत नाज था। मैं अपने माँ के साथ गई थी और मेरा मान टूट गया और अब मैं कहीं की नहीं रही। सनम मुंह पर हाथ रखे सिसकने लगी और वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये सब अरसम को क्यों बता रही है, पर इतना जानती थी कि हर वो बात अरसम को बता सकती तो जो उसे अंदर ही अंदर छुप रही है। तुमने अपने आगा जान से सवाल नहीं किया, पूछती तो सही, आखिर वो तुम्हें रजा के पास क्यों भेज रहे हैं? और सब उसके आंसू पूछता हुआ बोला, नहीं, मैं नहीं पूछ पाई और ना ही पूछना था क्योंकि आप जानते हैं कि भाई आगा जान वो कहीं से मेरे आगा जान नहीं लग रहे थे, और तो और उन्होंने एक बार भी मेरे सर पर प्यार से हाथ रखकर यही नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ और अचानक कैसे आई, और मैं किस मुंह से पूछती रही हाँ कि आप मुझसे ऐसा सलूक क्यों इख्तियार कर रहे हैं?
مجھ سے ایسا کیوں بات کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے مجھے جمار کر رکھ دیا اور میں بھی ان کی بیٹی ہوں؟ صنم شہباز صدیقی کچھ نہیں پوچھا اور خاموشی سے نکل آئی، لیکن یہ عہد کر کے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں واپس رضا سر کے یہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں ان سے ساری تعلق منتقع کر آئی ہوں، سب کچھ چھوڑ آئی ہوں، اور ان کے بابا جانی مرتضی صاحب بھی میرے کردار اور میرے آغا جان کے دشمن بنے ہیں۔ صنم نے اپنی آنکھوں سے سلگتے ہوئے انگاروں کو نکلنے دیا اور سینے میں دبی سسکیوں کو باہر نکلنے دیا۔ ارسم نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ صنم نے بھی بچوں کی طرح روتے ہوئے اس کے بازوں کی آستین کو پکڑ لیا اور اس کے کاندھے پر سر ٹکا کر رونے لگی۔ کون ہو یار؟ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں بار بار کال کر رہے ہو؟ گل تھکے ہوئے آواز میں بولی۔ میں ارسم بول رہا ہوں۔ آج پہلی بار دوسری جانب سے ارسم آواز آئی تھی۔ جی ارسم آپ، یہ آپ کا نمبر ہے؟ گل کی آنکھیں کی پتیاں حیرت سے دو چند ہو گئیں۔ ہاں میرا نمبر ہے۔ گل کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے اور کیا نہیں۔ گل دماغ سنا کیا تھا، مطلب اتنی دیر سے جس شخص نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں ارسم وحاش تھا، جو اسے سوتے اٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت کال کیا کرتا تھا اور آگے سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ تم ابھی کالج میں ہو؟ جلدی باہر آ، میں پارکنگ ایریا میں ہوں۔ ارسم کی آواز پر وہ اپنے خیالوں کو دنیا سے واپس لوٹ آئی۔ نہیں، کیا نہیں؟ پاگل ہے کیا؟ میں ابھی نہیں آ سکتی۔ گل گھبرا کر آس پاس دیکھنے لگی جیسے کسی کا ڈر ہو۔ 2 منٹ میں تمہارے پاس، جلدی باہر آؤ ورنہ میں آ جاؤں گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خود کے لیے مصیبت مت کھڑی کرو اور باہر آ جاؤ۔ ارسم نے کہا تو گل بیگ لے کر اٹھی اور جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہے؟ ابھی پروفیسر بخت کی کلاس ہے۔ انایا اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے بولی۔ نہیں مجھے نہیں کرنی، وہ کچھ کام ہے اور باہر میرا کزن سارم آیا ہوا ہے اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ گل سفید جھوٹ بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو انایا اس کے شک بھری نظر سے گھور کر رہ گئی۔ گل سیدھا پارکنگ ایریا کی طرف بھاگی جہاں ارسم اپنی گاڑی کی ان پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ گل غیر اور غضب ہو کر بولی۔ جو بھی طریقہ ہے، پر میں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ کچھ بھی کرو پر تم اپنی موم کو سمجھاؤ کہ اپنی بیٹی مصباح سے میری منگنی توڑ ڈالے، ورنہ کیا کرو گے؟ دل تو کر رہا ہے تمہارا منہ نوچ ڈالوں۔ ایسی گھٹیا حرکت چھی میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تم مجھے جو کال کر کے پریشان کرتے ہوگے، اتنے بڑے بزنس مین اور حرکتیں لوفروں جیسی۔ گل نے ساری دل کی بڑاس نکال لی۔ ٹھیک ہے پھر اگر تم نے میری مدد میری منگیتر میری منگنی ختم کرنے میں نہیں کی تو میں سب کو کہہ دوں گا کہ تم اپنے بھائی رضا کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور تم جانتی تھی کہ صنم کا اغوا رضا نے کیا تھا، لیکن تم خاموش رہی۔ ارسم شیطانی مسکان کے ساتھ بولا تو گل نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ توبہ، دفعہ دور، جھوٹے مجھ پر الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ نکل لو ابھی یہاں سے، ورنہ اگر میں کالج کی سیکورٹی گارڈ کو یہاں بلا لی تو تمہیں دھکے دے کر نکالیں گے اور تمہاری گدر پنکھیاں سے میں نہیں ڈرنے والی، جو کرنا ہے کر لو۔ گل انگلی اٹھا کر وارننگ دے کر بولی۔ ارسم گل کی ہمت دیکھ فدا ہو گیا۔ گل کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی تھی اور اوپر سے خون اور پرورش بھی ایسی تھی کہ وہ بہت پر اعتماد تھی، رضا کی بہن تھی اور کہنے کو ستیلی تھی، لیکن وہی ہوا اور وہی خود اعتمادی۔ ارسم تو وہاں سے مسکرا کر چلا گیا اور گل بھی کڑے تیوروں سے ارسم کو گاڑی کا جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ 1 مہینے بعد رضا اپنے کمرے میں بیٹھا خاموشی سے صنم کی دیوار پر لگی تصویر کو نہار رہا تھا۔ کیا حال بنا لیا ہے دیکھو، صرف تمہاری یاد میں ایسا ہوا جا رہا ہوں۔ تمہیں تو مجھ سے کوئی محبت نہیں، بس میں ایک پاگل تھا جو تم سے جبرن عشق کر رہا تھا، لیکن کاش صنم تم میرا دل چیر کر دیکھ سکتی، اس میں تمہارے لیے صرف تمہارے لیے محبت ہے، میرا جنون، شدت، محبت، پاگل پن، سب تم سے ہی تو تھے، لیکن تمہیں صرف میری محبت زبردستی لگتی تھی اور تم اپنے آغا جان کے لیے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اتنا برا نہیں تھا میں۔ خیر کوئی بات نہیں، انسان چاہے کچھ بھی کر لے پر کسی کو خود سے زبردستی محبت نہیں کروا سکتا، اس لیے میں تمہیں جانے دیا۔ میں کمزور یا مجبور نہیں تھا، چاہتا تو تمہیں روک سکتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے بابا کے سامنے تمہارا ہاتھ تھامنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی تب میں تمہیں کچھ بھی کر روک سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں جانے دیا کیونکہ میں تمہیں روک تو لیتا پر تم تب بھی میری مرضی لگتی اور تمہیں لگتا کہ میں تم پر اور ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی مرضی مسلط کر رہا ہوں۔ البتہ تمہیں جانے دیا، اور اگر میرا عشق سچا اور میرے دل کی تڑپ تم تک پہنچ کر تمہارے دل کو بھی جھنجھوڑ نہ دے تب میں جانوں گا کہ میرا محبت با اثر ثابت ہوا ہے۔ رضا نے اس ہزا انداز میں ہنسا اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگا جو اس نے غصے میں شیشے میں ہاتھ مار لیا تھا۔
रजा ने बेखुरी से सनम की तस्वीर पर अपना हाथ फेरा और अपने बेताब लबों को उसकी तस्वीर पर रखकर खुद को उसकी कुर्बत में महसूस करने लगा। आज मिसबा की हल्दी की रस्म थी, तो सारी तैयारियां वह आज हाउस में की गई थी। वह आज हाउस पूरा दुल्हन की तरह सजा था। रंग बिरंगे कानूस और बड़की कमकमों से और महकते फूलों से ये माहौल को सजा संवार रहा था। अरसम मिसबा और दोनों साथ बैठे थे। हल्दी का रस्म था और दोनों घर के लोग पेश पेश थे। गुल अपनी माँ जरनूर बेगम और गुजारा बेगम के साथ खड़ी थी। अनाया अपने भाई अरसम के साथ लगी बैठी उसे छेड़ रही थी। सायदा बेगम और वहाज साहब मेहमानों के साथ लगे हुए थे और रजा एक साइड टेबल पर बैठा फोन पर बिजी था और वो सिर्फ बाबा मुर्तजा साहब के जोर पर यहाँ आया था। मिसबा तो बहुत ही बेजारी से सब कुछ देख रही थी। उसका दिल तो करता कि वो उठकर भाग जाए। मिसबा सादा सा गुलाबी रंग का स्लीवलेस सूट पहने और जालीदार दुपट्टे एक साइड रखे, वो फूलों की जेवरात पहने सबको फ्रस्ट्रेशन से देख रही थी। वो हट दी है, मेरा तो इन सब फजूल रस्मों से दिल ही अचाट है। दिल कर रहा है कि भाग जाऊं यहाँ से। कोई नहीं, बस थोड़ा और बर्दाश्त करना है, फिर मैं और महताब वैसे भी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। मिसबा अपनी ही सोच में गर्क थी जब अनाया उसके करीब आती हुई देखकर मुस्कुरा कर बोली, भाभी आप हमारे साथ चल रही हैं ना? शॉप पर नहीं। मिसबा ने करवाहट से कहा तो अनाया की हंसी यकदम गायब हो गई और वो वहां से चली गई। अनाया को तो वैसे भी मिसबा पसंद नहीं थी, फिर भी वो अपने भाई की वजह से हंस हंस कर सब से बात कर रही थी। वरना मिसबा और उसके घर वाले तो सबके सब एक नंबर के गरूर थे और किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। गुलबी आई और जरनूर बेगम के साथ मिसबा को हल्दी गालों पर लगाने लगी। फिर जब अरसम की बारी आई तो गुल हाथों में हल्दी लेकर अरसम के गाल में हल्दी लगाकर थाल पर रखे बर्फी का टुकड़ा अरसम के मुंह में रख उसे मुबारकबाद देने लगी। तभी अरसम ने गुल की तरफ देख आंख मारा तो गुल ने जोर से उसका गाल खींच कर कहा, जीजू बहुत शरारती हैं। एक बार आपकी शादी हो जाए मिसबा से, फिर आपको दिन में भी चांद तारे दिखेंगे। गुल ने कहा। सारे लोग हंसने लगे। हाँ, अरसम एक अखलौती साली है। अरसम के सारे दोस्त खड़े थे और वो उसकी खिंचाई करने लगे। हाँ जीजा जी। गुल ने अपना नाखून उसके बाजों में गाड़ दिया तो अरसम उसे बस घूर कर रह गया। फिर गुल लड़कियों के साथ आ खड़ी हुई और मुझसे साहब और वहाज साहब मिसबा के सर पर प्यार से हाथ रख दिए, दुआ देने लगे। फिर रजा आया और अरसम को उंगली से चुटकी भर हल्दी लगाकर साइड पर आकर बैठ गया। रजिया काफी लेट से आई थी। रजिया भी सब लोगों के साथ जा मिली और हंस मजाक करने लगी। रजा ने रजिया को इग्नोर करके अपने मोबाइल पर लगा रहा क्योंकि उसे रजिया से सख्त चिढ़ थी हो गई थी। सादा बेगम को कुछ याद आया तो वो ऊपर की जानब देखने लगी जहाँ से बालकनी साफ दिख रही थी। वहां अंधेरे में खड़ा एक हलवाई देख रहा था और वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दे तो सनम भी बालकनी से खड़ी मुस्कुरा दी। सनम को वैसे भी फंक्शन में आने से सारदा बेगम ने सख्ती से मना किया था क्योंकि पहला बच्चा था और सारदा बेगम नहीं चाहती थी कि वो लोगों की भीड़ में आए और 10 लोग 10 तरह की बातें करें। और ऊपर से अरसम ने भी कहा था कि वो गार्डन में ही हल्दी की रस्म कर लेगा तो अरसम अपनी बालकनी से खड़े होकर सब देख सकती थी। और रजा और मुर्तजा साहब और भी मेहमान शरीक थे। इसे सनम को सबसे दूर रखना था। सनम याद करने लगी जब अरसम उसको बाई फोर्स से अपने घर ले आया था। सनम और थर्ड पर्सन के उससे जहां से ज्यादा बेगम उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गई थी। मामा ये सनम है, अरसम ने तारीफ करवाया, लेकिन सादा बेगम उसे ऊपर से नीचे तक देखती रह गई। सनम का घबरा सी गई और अरसम के पीछे छुप गई। अनाया इसी वक्त यूनिवर्सिटी से थक कर वापस आई थी। सनम को उलझे बालों और मैले कपड़ों में देखकर उसकी तरफ आगे जो अरसम के पीछे डरी सहमी छुपने की कोशिश कर रही थी। सनम भाई सनम, इसे क्या हुआ है और ये ऐसी क्यों दिख रही है? सनम मैं अनाया हूँ, एन हूँ, मुझे पहचानो, डर क्यों रही हो? अनाया उसे खींच कर गले से लगाकर बोली और सादा बेगम तो पत्थर की बनी खड़ी रही। अनाया उसे अंदर ले जाओ और कुछ खिलाओ पिलाओ, अभी ये अपने हवासों में नहीं है। अरसम अनाया को बोला तो अनाया उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। सनम के जाने के बाद अरसम ने सादा बेगम की तरफ देखा जो उसे दब से सोफे पर बैठकर अपनी सोचों में गुम थी। मामा क्या हुआ, आपकी तो तबीयत ठीक है ना? अरसम को फिक्र होने लगी थी। ये लड़की एकदम तुम्हारी माँ साइमा की जैसी लगती है, इतनी मुशाहबत खुदाया।
यकीन नहीं आता। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त की रफ्तार पीछे चल रही हो और साइमा मेरे सामने खड़ी है। वही चेहरा, वही हरी आंखें और वही अंदाज। ये लड़की आखिर कौन है? कहीं तुम्हारी सादगी तो नहीं मिल गई? जरूर तुम्हारी बहन तुम्हें मिल गई होगी। मैं पूरी यकीन कामल के साथ कह सकती हूँ, ये सादगी है। वही तुम्हारी बहन कोई भी इंसान देखेगा तो यही कहेगा वो तुम्हारी बहन है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। सदा बेगम की आंख बंद कर बोली, और जब आंखें खोली तो आंखों में माजी की तस्वीर बनाकर यादें आंसू बन बहने लगी। असम सादा बेगम की तरफ देखता रह गया। मतलब उसकी दिल की तड़प सच्ची थी, और वो जब भी सनम को देखता तो उसे अजीब सा खालीपन महसूस होता था। फिर भी एक सबूत और बर्थ मार्क जो सादगी के बाएं बाजू पर था, अगर वो सनम के बाजू में मौजूद होता तो हसन समझ जाता कि सनम ही सादगी है। सनम को अनाया ने बहुत ही बाखूबी संभाल लिया था। सनम को बड़ी मुश्किल से उसने खाना खिलाया और उसे सुला दिया था। सनम सुकून से सो रही थी जब अरसम उसके कमरे में आया और अनाया की तरफ देखकर बोला, एन, इसकी दाई बाजू की आस्तीन को फोल्ड करके देखना कि वहां कोई निशान है कि नहीं। अनाया ने हंसकर कहा, आप ये मुझसे पूछ रहे हैं जो सनम की रस रस से वाकिफ है। मैं बिना देखे बता सकती हूँ कि उसके दाहिने बाजू में एक बर्थ मार्क है। ये मुझे तब से मालूम है जब कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप लगा था। सर ने बताया था कि उसने जब से होश संभाला है वो तब से ही बर्थ मार्क उसके बाजू पर है। लेकिन एक मिनट, आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको किसने बताया कि उसके बाजू पर बर्थ मार्क है? अनाया ने तो जस्सो से पूछा। अरसम ने कुछ नहीं कहा और सनम को देखने लगा, जो नसीबों से हारी हुई लड़की थी जिसकी हालत काफी नाजुक हो रही थी। अरसम ने दिल ही दिल में रजा को गालियां दी और सोचा कि क्या हालत कर दी उसने सनम को। और तो और वो माँ भी बनने वाली थी। अरसम ने दोनों मुठ्ठियों को कस लिया और अपनी सुखलती हुई आंखों को बंद कर लिया। और अगर उसका बस चलता तो वो रजा को खून कर देता, जिसने सनम की मजबूरी का फायदा उठाया था। रजा सुल्तान, तुम्हारे लिए ये सब बहुत बड़ी सजा है कि तुम अब पूरी जिंदगी मेरी बहन की शक्ल तक नहीं देख पाओगे और ना ही अपने बच्चों से मिल पाओगे। अरसम ने सोचा और कमरे से निकल गया। सनम को जब होश आया तो शारदा बेगम ने उसे कलेजे से लगा लिया और उन्होंने उसके बर्थ निशान पर बोसा दिया, क्योंकि उनकी सादगी इन्हें वापस मिल गई थी, जिसके ये अरसम की सालों से परेशान था और रातों को जागा करता था। अपना सुकून बर्बाद कर रखा था। आज यूं नसीब ने उसके इनकी चौखट पर वापस उनकी बेटी को ला खड़ा कर दिया था। सनम को किसने कुछ नहीं बताया, बस सब उसका बहुत ख्याल रखने लगे और उस पर अपना हाना मोहब्बत लुटाने लगे। सनम को भी इज्जत की छत मिल गई थी और इतनी अपनाहियत अरसम के घर वाले उसे देते थे और उसके सब नखरे उठाने लगे थे। सनम को लगने लगा था कि वो अपनों के दरमियान आ गई है, फिर भी अपने आगा जान को भुला नहीं पाई थी और अक्सर उनके नंबर पर कॉल लगाती थी। लेकिन अब उनका नंबर स्विच ऑफ जाता था और सनम को रजा की भी बहुत याद आती थी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं था। बैठे बिठाए उसे रजा की बहुत याद आती थी और कभी कभार तो शिद्दत से दिल भी धड़क उठता था, जैसे उसका दिल बहुत जख्मी और कोई भी उसे पुकार रहा है। लेकिन अब वो मुड़कर जा नहीं सकती थी और सारे रास्ते बंद हैं। सलमा यही सब सोच रही थी और वो एक पल के लिए साकत रह गई। अपने ख्यालों की दुनिया से लौट आई जब दो मजबूत हाथ सरसराते हुए उसके पेट पर बंध गए। सनम आजकल ढीले ढाले मैक्सी नाइट लंबे लंबे फ्रॉक पहन रही थी। सनम बालकनी में अंधेरा किए खड़ी थी और जब उसे किसी की जानी पहचानी तो उनकी खुशबू आई और रजा का जानलेवा लिम्स उसे पूरी शिद्दत से महसूस हुआ। वो पलट नहीं पाई क्योंकि टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी और वो नीचे वसी और अर्ज गार्डन को देखने लगी, जहां अरसम की हल्दी की रस्म अब भी धूमधाम से हो रही थी। लेकिन अब सनम को कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा था। सनम अंधेरे में खड़ी होकर उसके लिए थी ताकि कोई उसे देख ना ले, लेकिन वो भूल गई थी कि रजा रजा था जो आड़ से भाप जाता था कि कौन आ रहा है। तो वो इतने बड़े घर में सनम को सात पर्दों से भी ढूंढ निकालता छोड़े। सनम उसका मजबूत हाथ हटाने तक तकदुद में बोली, छोड़ ही तो दिया है तुम्हें। रजा हाथ हटाकर दूर खड़ा हो गया तो सनम भी पलटी और सोचने लगी, इतनी जल्दी रजा को पता कैसे चला कि वो यहाँ है। सनम पलटी तो देखा रजा ब्लैक थ्री पीस सूट में हैवी बैग भी काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन अब सनम को रजा की आदत सी हो चुकी थी। आप यहाँ कैसे? सनम बेजान होती हुई बोली, घबराओ नहीं, तुम्हारे रास्ते से हट चुका हूँ और आज भी तुमसे ये सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं रजिया से शादी कर रहा हूँ और बहुत जल्द तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद कर दूंगा। कोशिश करूंगा कि
آئندہ तुम्हारे रास्ते में ना आऊं और ना ही तुम्हें कभी देखूं। अपना ख्याल रखना, रजा पथरी लहजे में कहता हुआ वहां से चला गया और सनम बस उसकी बातें और उसे देखती रही। कितना बदल गया था। सनम उसे रोकने चाहती थी और उसके सीने से लगकर रोना चाहती थी, लेकिन रजा का यूं सटपन और बदमजाजी देख उसकी हिम्मत नहीं हुई। रजा के अल्फाज तकलीफदा थे और सनम अपनी दिली कैफियत को खुद से समझने की कोशिश करने लगी। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? तो इंतजार हुआ खत्म और ये रही किस्त, पढ़िए और खुश हो जाइए। और आप सबों की नेक दुआओं का शुक्रिया, मेरे हाथ का जख्म ठीक हो चुका है।